कोई ना किनारा है, कामना की लहरों में काम रूपी धारा है। बैठ गया जो तट पे उसका हाथ खाली है। क्या बात। डूब गया जो जल में वो पाया रत्न सारा है। क्या बात। तो मेरे लिए सेना में जाना आसान रहा। हमारे परिवार को चौधरी परिवार कहा जाता है। तो लेखन आपने शुरू किया तो उसके लिए किसी अखाड़े की जरूरत पड़ी आपको या स्वतंत्र रूप से लिखते रहे? पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं थी जी, और बिरहा को मुझे बीच में छोड़ना पड़ा और मुझे सेना में भर्ती होना। बिरहा जागरूकता का एक सशक्त मंच भी है। तो किन किन मुद्दों को आपने बिरहे में समाहित किया? अपने बिरहा के माध्यम से समाज को आईना बना के दिया जाता है। क्या भोजपुरी बिरहा के लोगों ने ज्यादा बाजारू बना दिया इसको? बिरहा लोकगीत का एक अंश है। कवियों की जो भूमिका है हमेशा बहुत बड़ी होती है। कवि ही सूचना के वे आगार होते हैं जहाँ से हम समाज को जानते हैं। कवि ही समाज के वे डॉक्टर भी होते हैं जिनसे हम मिजाज समझ पाते हैं कि समाज कितना बीमार है। चंदौली की धरती पर अनेक स्वनाम धन्य कवि और कथाकार पैदा हुए। चंदौली की ही धरती पर नामवर सिंह और काशीनाथ सिंह जैसे लोग पैदा हुए। चंदौली की धरती पर लोक कवि चंद्रिका का जन्म हुआ। चंदौली की धरती पर लोक कवि राम नरेश का जन्म हुआ। और चंदौली की धरती पर बहुत सारे गायक, राम खेलावन पुजारी जी का भी जन्म चंदौली की ही धरती पर हुआ। और उनके बाद कई पीढ़ियों के बिरहियों का जन्म चंदौली में ही हुआ। मंगल यादव यहीं के हैं, बालचरण यादव यहीं के हैं और भी बहुत सारे लोग यहीं के हैं। एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि के बारे में आज हम बात करेंगे जो चंदौली में पैदा हुए। बनारस। अच्छा, बनारस। एक ऐसे लोक कवि के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं जो चंदौली से लगे हुए बनारस में पैदा हुआ और उनके गांव का नाम शिवदशा है। उन्होंने अपने गांव के ऊपर यह किताब लिखी है जो उन्होंने अभी मुझे भेंट की। किताब के लेखक महेंद्र सिंह यादव कवि जी हैं। महेंद्र सिंह यादव कवि जी गंगा के उस कछार के निवासी हैं जहां गंगा पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध स्नान जो महिलाएं, किसान महिलाएं अपने सिर पर गठरी लाद कर आती हैं और उसको पछुबहनी का नहान बोलते हैं। वो जाड़े के समय माघ में शायद पड़ता है। वो वही पश्चिम वाहिनी है लेकिन वो बनारस में ही नहाकर चली जाती हैं, कभी कभी तो बरुणा के ही किनारे। उसी धरती से पैदा हुए हैं कवि महेंद्र सिंह यादव जी, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने देश की सेवा की, जो अब किसानी कर रहे हैं और दिमागों की भी किसानी कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कविता की खेती कर रहे हैं। कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है श्रीमान। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कब हुआ और किस परिवार में हुआ? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा ही अच्छा प्रश्न उठाया है आपने। मेरा जन्म वाराणसी जनपद के शिवदशा गांव के अंतर्गत हुआ है 10 अगस्त 1964 में। और वैसे तो मैं रहता हूँ फिलहाल यहाँ, लेकिन मैं पैदा हुआ था गाजीपुर ज़िला में। जी। मेरा ननिहाल है खरौना गांव में और मैं वहाँ पैदा हुआ और वहीं पर पढ़ा बढ़ा। जो कुछ भी बनना था मुझे, मैं वहीं बना। तो क्या सेना में जाने की प्रेरणा आपको अपने ननिहाल से ही मिली थी? दरअसल हम जिस स्थिति में थे, जिस सिचुएशन में थे जी, मुझे कोई न कोई नौकरी की आवश्यकता थी जी। और क्योंकि
उस समय और कोई नौकरी की संभावना नहीं बनी, तो शरीर सौष्ठव के आधार पर चूंकि सेना में चयन होता है, तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई, आसानी से मैं भर्ती हो गया। जी तो मेरे लिए सेना में जाना आसान रहा। जी एक गौरव तो होता ही है जी जी सेना में जाने का, सेना में काम करने का, और अपने देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा तो रहता ही है, साहस भी रहता है, और मुझे अच्छा लगा। जी और मैंने सेना में बड़े ही दमदारी से नौकरी किया। हालांकि सेना में दमदारी से नौकरी की ही जाती है, वहाँ दमदारी के अलावा फिर कोई रास्ता माने नहीं। लुंज पुंज होकर सेना में नहीं रहा जा सकता। जी बिल्कुल जी, नहीं। जी, जी। तो कब से कब तक आपने नौकरी की? जी मैं 1985 से लेकर के, क्योंकि मैं 1985 में भर्ती हुआ जी और 2006 में मैं रिटायर हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी दिवंगत हो गए। जी तो मेरे घर पे कोई था नहीं फिर घर की देखभाल करने के लिए। बच्चा मेरा एक ही था, वो छोटा था, तो इस वजह से मुझे जी गाँव आना पड़ा। मैच्योर रिटायरमेंट कहा जी, जाता है जी, उसे, जी। अपनी मर्जी से घर आना। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक जी, सेवानिवृत्ति जी। हमने ले लिया और मैं घर आ गया। आपके पिता का जो परिवार है यानी आपकी ददिहाल, तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में आप बताएं कि आपका परिवार कैसा रहा है, कौन कौन लोग उसमें हुए, कितनी पीढ़ियों तक आप अपने परिवार के बारे में जानते हैं? जी आज के दौर में, जो दौर आज का चल रहा है, जी हमारे परिवार को चौधरी परिवार कहा जाता है। पहले चौधरी परिवार या चौधरी लोगों का बड़ा सम्मान था। वह लोग एक स्तंभ हुआ करते थे गांव के, अपने एरिया के। चूँकि समय बदलता गया जी और इस पद में और इसके कार्य कुशलता को लेकर भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है। जी तो एक सम्मानित परिवार रहा है मेरा शुरू से ही, और मुझे भी गर्व होता है कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ जिससे हमको भी काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती रही और एक मार्गदर्शन भी मिलता रहा। जी और जैसा कि एक सामाजिक व्यक्ति को अपनी गरिमामय स्थिति बना के रहना होता है जी समाज में, अपने लोगों के बीच, तो सारा कुछ हमने अपने लोगों से सीखा है। और जैसा कि आपका सवाल है, हमने जो पुस्तक आपको भेंट स्वरूप अभी अभी दिया है, जी 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 उसमें हमने अपने पूर्वजों का उल्लेख किया है जितना हमको जी मालूम था। हाँ, लगभग 8 पीढ़ियों का जिक्र इसमें है, जी तो बल्कि मेरे 8 क्या 10 पीढ़ियों का जिक्र है। जी तो मेरे दादाजी थे राम सागर जी, जी मेरे पिताजी के पिताजी थे। तो उनके साथ में खाली समय में बैठता था, तो बहुत सारी पुरानी बातें, पुरानी यादें जो उनको थी पता, हमसे वो साझा करते थे। वैसे भी मैं विद्यालय की शिक्षा जब ग्रहण कर रहा था, जी तभी से मैं बिरहा का कवि बन गया था। छोटा मोटा गीत मैं लिखना शुरू कर दिया था। तो शायद कुछ जानने की ललक या जिज्ञासा के कारण मैं उनसे कुछ चीज़ें पूछता था जी कि मुझे भी ये चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि इनके बाद फिर मुझे कौन बताएगा। यही एक कड़ी है और अंतिम कड़ी है। मेरे पिताजी भी उतना नहीं बता पाएंगे जितना ये बता पाएंगे। तो उन्होंने जो भी हमको बताया, योजनाथ यादव से वहाँ अहीर जी का उल्लेख होगा, क्योंकि यादव शब्द जो है वो तो बाद में आया। उसका बड़ा इतिहास है। जी तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर ठकुरी नाम आता है, उनके पुत्र थे। और इस पुस्तक में हमने उल्लेख भी किया है उनका, क्योंकि उस समय के एरिया के, अपने गांव के एरिया के बहुत बड़े पहलवान थे। तो उनके जो पुत्र थे वो हरीलाल हुए, फिर मोती चंद हुए, और मोती चंद को फिर गोपी चंद हुए। जी गोपी चंद के 2 पुत्र,
राम सागर और रामचरित्र। जी। तो राम सागर जी बड़े थे, उनके 3 पुत्र हुए और मेरे पिताजी उनसे उनके छोटे बेटे थे। जी। उनसे मैं हूँ, मैं सबसे उनका अपने पिताजी का स्वर्गीय राम मोहन यादव जी का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हालांकि मेरे 2 भाई और हैं जो मेरे साथ ही रहते हैं। जी। जी। वे लोग क्या काम करते हैं? घर में खेती किसानी करते हैं वो जी। लोग, अपना पशुपालन का काम देखते हैं और ठीक ठाक अपना ईमानदारी से जैसे भी समाज जी। का जी। 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 समाज का और परिवार का निर्वहन सामंजस्य बना के हमारा सहयोग करते हैं। जी। तो जब आप बिरहा की तरफ गए, बिरहा कवि के रूप में आप लेखन आपने शुरू किया, तो उसके लिए किसी अखाड़े की ज़रूरत पड़ी आपको या स्वतंत्र रूप से लिखते रहे? दरअसल जहाँ मैं रहता था, जहाँ का अभी जिक्र हमने गांव खरौना का किया था, जी। तो मेरा तो बचपन वहीं बीता। मैं अपनी पूरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई वहीं किया हूँ और वहाँ पे वो जो गांव है गुरु गणेश अखाड़े का सबसे ही जी। ज़बरदस्त गांव माना जाता है। और वहाँ के जो गणेश अखाड़े के जो सबसे नामचीन और प्रभावशाली बिरहा के गायक थे स्वर्गीय रामदेव जी, जी। वहीं के सारे साजिंदे उनके थे। अच्छा, खरौना की? खरौना के, जी। जी। जिसको टेरिहा बोलते हैं। उनकी ससुराल भी उसी तरफ थी कहीं? हाँ, थोड़ा वो सैदपुर के करीब में है। जी। तो पहले आज उनके टेरिहा उनके आज भी 1-2 जीवित हैं। अच्छा। जो उनकी बातों को साझा करते हैं। और फिर मैं वहाँ रहता था तो मुझे बिरहा सुनने का भी मौका मिलता था। जी। क्योंकि उस गांव में बहुत बिरहा प्रेमी थे, तो प्राय गायकों का बिरहा होता था। और जब जहाँ मैं अपने मामा के घर जहाँ रहता था, वहाँ मेरे मामा लोग बिरहा के इतने शौकीन थे कि बिरहा का रिहर्सल वही होता था। उस गांव में एक बंसराज यादव, बंसू यादव जी। जी। करके जी। जी। बिरहा उस समय गाते थे, तो रिहर्सल करते थे। अब कैसे मुझे बिरहा का लिखने का ये ज्ञान कहाँ से हुआ, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। जी। 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 ये तो अचानक प्रस्फुटित हुआ मेरे भीतर से। जी। 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 और मैं ऐसे 2-2, 4-4 लाइन अपना बैठाने लगा, तुकबंदी करने लगा। और तुकबंदी करते करते उधर विद्यालय में मैं जिसमें पढ़ता था, उसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन मैं छोटे छोटे लोकगीत, राष्ट्रीय गीत लिखता था। लिख करके वो गांव से 1-2 बच्चे जो थोड़ा ठीक ठाक गला जिसका था उसे गवाते थे और वहाँ बिरहा होता था। और धीरे धीरे मुझे पता नहीं मैं कब कवि बन गया बिरहा का। हाँ, क्या बात। वियोग पलता रहा, कवि बनते रहे। आप भी जानते हैं, जग जानता है स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी के बारे में। जी। जी। बिरहा को उन्होंने कितनी ऊंचाई दी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मेरे ननिहाल में ही उनका एक रिश्ता था। अच्छा। उनके छोटे भाई की शादी हुई थी। तो उन लोगों का वैसे भी आना जाना प्राय वहाँ होता था। और हमारे यहाँ से जहाँ मेरा घर है शिवदशा, वहाँ से भी उनके साथ हमारा रिश्ता था। जी। तो इस वजह से हम लोग उनके भी क्लोज थे। तो जब चंद्रिका कवि जी कभी खरौना गांव में जाते थे, तो वहाँ से वो रात रुकते थे और बनारस चले जाते थे रामदेव जी से मिलने, या जो भी बिरहा लेकर के जाते थे। तो वहाँ रात रुकते थे। तो मेरे मामा जी बिरहा के बड़े शौकीन थे, शिक्षक थे पेशे से हमारे मामा जी। तो मेरा लिखा हुआ जो बिरहा टूटा फूटा था, वो चंद्रिका कभी रात को वहाँ विश्राम करते थे, तो उनके पास हमको लेके जाते थे। अच्छा। कि थोड़ा सा देखिए कवि जी, ये हमारा बहने है, वहाँ घर है भांजा, और ये कितना लिखता है, इसको कितना आता है नहीं आता है, थोड़ा सा आप इसको संशोधन कर दें और इसको थोड़ा सा उसके गुण बता दें। तो चंद्रिका कवि जी उसको पढ़ते थे। अब तो उनके सामने तोतली बातें या सूरज को दीपक दिखाने जैसी बातें थी उस समय हमारे लिए। तो लेकिन कवि जी इतना उत्साहवर्धन करते थे, अब मुझे पता चलता है उसका कि बहुत अच्छा तो लिखत हूँ जी, इतना बढ़िया तो हम भी ना लिखत रही भाई। यानी एक मूर्धन्य और शीर्षक कवि के मुंह से इस तरीके का उत्साहवर्धन भाव मुझे बड़ी बड़ी प्रेरणा देता था। जी। जी।
और मुझे एक मार्ग मिला और साहस के साथ, लेकिन चूंकि पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं थी जी। और बिरहा को मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा जी। और मुझे सेना में भर्ती होना पड़ा। तो जब आप सेना से लौट के आए तो फिर इस तरफ मुड़े, वो पुराना जो प्रेम था उभर आया कविता का? जी, विधा तो मुझे ज्ञात थी जी। और मैं इसी अखाड़े से शुरुआत भी किया था, क्योंकि वहाँ लोग गुरु गणेश के ही अखाड़े के बिरहा को पसंद करते थे और गायक भी उसी अखाड़े से थे, तो खानदान वही था। जी जी जी। तो बिरहा का विधा मुझे मालूम तो था ही, सिर्फ बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था। फिर मुझे लगा कि भाई विधा से जब मैं जुड़ा हूँ तो मुझे अपनी कला लोगों के बीच ले जानी चाहिए और बिरहा के माध्यम से समाज के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लोगों के सामने लाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। बिरहा जागरूकता का एक सशक्त मंच भी है। जी। तो किन किन मुद्दों को आपने बिरहे में समाहित किया? बिरहा में जितने भी रस हैं सबका समावेश होता है। जैसे हम कोई एक बिरहा बांध रहे हैं, बिरहा बांधा जाता है एक्चुअली। जी। लोग लिखते हैं लेकिन बिरहा बांधा जाता है जी। क्योंकि उसमें सुर, ताल, लय और तुकबंद, ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बिरहा का उतना, जैसे चंद्रिका कवि जी थे, नरेश कवि जी थे और हमारे पूर्ववर्ती कवि लोग हुए हैं, कविगण, मैं उतना तो नहीं हूँ बिरहा का मर्मज्ञ जी। लेकिन जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है तो उसमें जैसे कोई आप एक बिरहा लिख रहे हैं तो कोई एक कथानक रहता है उसमें। तो उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रस होते हैं, तो बहुत सारे रसों का समावेश उसमें करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का आप अगर बांध रहे हैं तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। जी जी जी। ये मुझे बताइए कि जिन समस्याओं को आपने लेकर बिरहा लिखा वो कौन कौन सी समस्याएं थी? आपका प्रश्न बड़ा ही तर्कसंगत है। जी। बिरहा वैसे भी माटी से जुड़ा हुआ है जी। और लोकगीत का एक भाग है बिरहा। जी। और लोकगीत जहाँ की जो भाषा होती है उस भाषा के अंतर्गत उसको पिरोया जाता है। जी। और वहाँ के माटी की सुगंध को, वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ के प्रचलन को या परंपरा को जी। अपने बिरहा के माध्यम से समाज को आईना बना के दिया जाता है और समसामयिक मुद्दे भी लिए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर। जी जी जी। और समाज की बिरहा सुनने वाले श्रोताओं की, जो बिरहा प्रेमी हैं, उनकी मांग को भी ध्यान में रखना पड़ता जी, है। जी जी जी। तो जैसे मान लीजिए, जैसे लोगों ने दहेज पर लिखा है, जैसे अशिक्षा पर भी लिखा है उन्होंने। हैदर अली के कई गाने अशिक्षा पर हैं, जैसे साजन चले ससुराल, उसमें वो बताते हैं कि शिक्षा अगर ना हो तो ससुराल नहीं जाना चाहिए। उसी तरीके से ढेरों लोग, भौरी भंवर सिंह का आपके अखाड़े में दहेज को लेकर एक बिरहा है। प्रेमाख्यान तो बहुत ही हैं। अब वीरता की बात है वहाँ, जब प्रेम हो गया है तो फिर दुल्हन लानी है तो दुल्हन अभियान के साथ लाई जाएगी। ऐसे आसानी से दुल्हन नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक उस राजा को हराएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि हम भाई ये हैं, तब तक दुल्हैया आइबे नहीं करेगी। इसी तरीके से किसानों की समस्या, जवानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, खेती की समस्या, तमाम सारे लोग विकास गीत को सोचते हैं खेती किसानी का गीत है। मैं कहता हूँ वो नहीं है, वो सरकार का गीत है। बुनियादी चीज़ ये है कि किसान जो मर रहा, जैसे गोदान एक उपन्यास था प्रेमचंद का, कि देखिए अर्थव्यवस्था ने किसान को किसान से मजदूर बना दिया और मजदूर बन के मर गया सड़क पर काम करते करते होरी। उसी तरीके से बिरहे में जो आपके चीज़ें आई, समस्याएं आई, वो कौन कौन सी आई? कौन कौन से बिरहे आपने लिखे? बिरहा में देखिए समस्या का समाधान है बिरहा। जी। बिरहा में कोई समस्या नहीं आती है, आप बिरहा के माध्यम से समाधान देते हैं समाज को। और
रह गई बात कि आपकी बिरहा वो किताब में जहाँ आप लिखे हैं कॉपी में वहीं रखी रह गई या लोगों तक पहुँची। लोगों तक पहुँचाने के लिए गायक लोग जिम्मेदार होते हैं जी। अब उनकी रुचि किस बिरहा में है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे गायक समसामयिक मुद्दों को भी उठाते हैं, जैसे हमारे बालचरण जी जी। इस समय मैं बहुत बीच में बिरहा तो छोड़ दिया था, अभी जब शुरू किया हूँ तो अभी हमारी बिरहा बालचरण जी गा रहे हैं जी। और उससे मुझे काफ़ी साहस और प्रोत्साहन भी मिलता है। जी। जी। और मुझे साहस देते भी हैं कि आप बिरहा लिखिए, हर मुद्दे पर लिखिए, हर चीज़ को आप उठाइए और हम गाते हैं, हम गाएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुझे लगता है कि 2-4 महीने हुए हैं। अच्छा, फिर से तीसरी पारी है मैं शुरू किया हूँ। तो अभी जो आपने कहा है हम आगामी अपनी बिरहा में परामर्श लेके अपने गायक तो अभी बालचरण जी से जी। हम इन विषयों को रखेंगे। जी। अच्छा, बालचरण जी के अलावा कौन कौन गायकों ने आपका बिरहा गाया है? बिरहा तो शुरुआत में जब हम विद्यार्थी जीवन था हमारा तो उसी गांव के एक बंसराज यादव थे, वो गाते थे जी। वहीं आज भी वो हैं। बिरहा और आप छोड़ दिए हैं और एक दो बिरहा तो भाई रामदेव जी भी जैसा गा देते थे, वो इतना अच्छा मतलब उनके पास कला थी। जी। तो कि अब शायद नहीं गाते हैं। कभी कभी ननिहाल जाता हूँ तो उनसे भेंट होता है। अभी यहाँ जो मंदिर चंद्रिका कवि का, गणेश गुरु का और हमारे बच्चन खलीफा का यहाँ बन रहा है तिलगावा में जी। अभी हुआ था गुरु पूजा पहली साल जी। तो मुझे भी बालचरण जी बुलाए थे, चंद्रहास जी चंद्रिका कवि के बेटे हैं जी। तो मैं भी आया था। तो उसी में बंसराज जी भी मिले थे, बंसू। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा मुलाकात हुआ, लेकिन वो जाते जाते मुलाकात हुआ। वो देर का आए थे लेकिन पीछे कहीं बैठे हुए थे, हमसे मिल नहीं पाए थे। तो वहाँ वो गाते थे। इसके बाद जो है बीच में हम अपने घर आ गए, जो हमारे घर समस्या वो खड़ी हो गई, यहाँ हमारे पिताजी अपने भाइयों से अलग हो गए तो मुझे यहाँ आना पड़ा जी। उनकी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। और फिर मैं अपने बिरहा तो पीछे छूट गई, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं, कैसे अपना भविष्य सुधारूं, उधर मेरा ध्यान गया। जी। तो साल 2 साल में अपना जो पिताजी का कृषि का कार्य था उसको संभालता था। और उसी बीच में हमारे बगल के एक दशरथ यादव थे, बड़े पुराने गवैया थे, वो पिताजी के मित्र थे। पिताजी को लेकर एक दिन हमारे घर आ गए जी कि अरे नहू के बिरहा दा। तो दशरथ जी भी गाए 2-4 बिरहा फौज में भर्ती होने से पहले। वो हमको लिवा ले गए दीपक सिंह के पास कि अरे देखा बिरहा लिखत हुआ ही, हम उनके बहुत करीबी हुआ, बिरहा गावा। देखा साल दीपक सिंह भी गाए जी। इसमें अखाड़ा कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद तो हम भर्ती हो गए। फिर हमारा सिलसिला फिर यहाँ टूट गया, शुरू हुआ, टूटा भी, अब फिर पुनः जो है शुरू हुआ है। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी जो बिरहा लिखे जा रहे हैं, बहुत सी तात्कालिक समस्याओं पर लोगों ने बिरहा लिखा है। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे किसी जगह दुर्घटना हो जाए तो उसके बारे में लिख देते हैं, कोई गोलीकांड हो जाए, कोई इनकाउंटर हो जाए, वहाँ भी लिख देते हैं, और तमाम सारी, और ये अच्छी बात है। उसके अलावा और भी बहुत से लोग काम करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बिरहा की लोकप्रियता के कारण बदल गए हैं। और आपकी जो समझ है, आपका जो समय है, तो जो बिंब और प्रतीक आप ले आएंगे बिरहा में, जो कथानक आप बुनेंगे, क्या वो नई पीढ़ी के हिसाब का हो सकता है? आपका प्रश्न बड़ा ही गहरा है। एक्चुअली बिरहा समाचार का माध्यम नहीं है जी। बिरहा के माध्यम से कहाँ क्या घटनाएं घट रही हैं उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। समाचार अपना आप काम कर रहा है, मीडिया तंत्र है जी, वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या और भी बहुत सारे संसाधन बन गए हैं समाचारों का। बिरहा में जब से इन सारी बातों को समावेशित किया गया है
तब से बिरहा का उत्थान नहीं, जी मैं देखता हूँ कि बिरहा फिर समाचार का माध्यम बन के रह गई। जी, मैंने वो अपने उद्देश्यों बिरहा से से जो हम बिरहा की जो मांग थी, जी अब यहाँ बिरहा भी तो सिसकती है, रोती है, कलपती होगी कि एक्चुअली मेरा प्रादुर्भाव किस उद्देश्य से हुआ था और मेरा प्रयोग किस उद्देश्य के लिए हो रहा है। तो वहाँ बिरहा भी रोती है, वहाँ कवि भी रोता है। चूँकि प्रचलन के कारण, जैसे लोग अगर ऐसा कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग भी उसी परिपाटी पे, उसी परंपरा पे जी चलना शुरू कर देते हैं। तो पहले बिरहा शुरू में भी जी जब हम अपने बाल्यावस्था में थे तो हम भी बिरहा सुनते थे, शौकीन थे बिरहा के सुनने के भी, दूर दूर तक जाते थे। तो वहाँ महाभारत से, रामायण से या और कुछ इस तरीके के ग्रंथों से बिरहा लिखी जाती थी, हम लोगों को सुनाते थे तत्कालीन गायक, जिससे हम लोगों को सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लाभ मिलता था, उससे जानकारी होती थी। अब चूंकि बिरहा को फिर सर्वसमावेशी बना दिया गया, बहुत सी चीज़ें उसमें डाल दी गई। बहुत सी चीज़ें उसमें डाल दी गई। तो अब कुल मिलाकर के जैसे कहते हैं ना कि कबीरदास की भाषा कौन सी है पता नहीं चलता, तो जी, पंचमेल जी, खिचड़ी जी, जैसा हो गया है सब। मैं एक सवाल जो आप जवाब दे रहे हैं उसी के अंतर्गत मुझे आ रहा है। पहले आस्वाद था बिरहा का। बिरहा जब गायक खड़ा होता था तो अपने सुरों से ही पहले आपको बांध लेता था, फिर जिस लहजे में वो गाता था उसका आस्वाद और उसका बोध फिर होता था। जैसे लगता था कि अरे क्या बात है, ये दर्द जो है हमारा दर्द है, या हम उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। अभी आस्वाद और दर्द बोध दोनों चीज़ें बाधित हो गई हैं। ऐसा लगता है कि जो कथानक आ रहे हैं वो बिल्कुल विकल्पहीन है, दमहीन है, वो बेदम है। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि बिरहा का आस्वाद और उससे पैदा होने वाला जो बोध था वो बिल्कुल खतरे के दायरे में पहुंच गया है। उसको कैसे बचा सकते हैं आप? जब हम पढ़ते थे जी तो एक अपने महान कवि, उनको किसी सीमा में तो नहीं बांधा जा सकता, हमने पढ़ा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, जी उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता तो यहाँ से निकलती है। जी जी और कविता, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिरहा लोकगीत का एक अंश है, एक अंग है। जी बिरहा लोकगीत नहीं है, लोकगीतों का एक भाग है। जी 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 लोकगीतों में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें बिरहा भी है। जी 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 लेकिन बिरहा को फिर हमारे पूर्ववर्ती कवियों ने उसको इस तरीके से उसको रच दिया, संयुक्त कर दिया। उसमें जो भी लोकगीत का अलग अलग भाग था, बिरहा में उसको सब संयुक्त कर दिया। जी 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 अब उसको अलग अलग गाने की जरूरत नहीं है। मैंने बिरहा अच्छी चीज़ों का संपुंज हो गया। बिल्कुल हो गया। इस पे तो मुझे गर्व है। जी। मुझे उन अपने पूर्ववर्ती कवियों को के ऊपर भी और अपने पूर्ववर्ती गायकों के ऊपर भी कि उन्होंने एक बड़ा प्रयत्न और एक बड़ा सफल प्रयत्न किया, जो सफल हुआ। जी। तो कुछ चीज़ें अवनत की तरफ जाती हैं तो कुछ चीज़ें उत्थान की तरफ जाती हैं। जैसे मैं अभी भोजपुरी और अवधी दोनों इलाकों में लगातार आवाजाही किए हुए हूँ। मुझे जब भोजपुरी बिरहे को सुनने में जाता हूँ तो दो चीज़ें जो नागवार गुजरती हैं। एक तो यह है कि बिरहे का मंच अब बिरहियों के मंच की तरह नहीं रह गया है, बल्कि वो नेताओं और पैसे वालों के मंच की तरह हो गया है कि उनका सम्मान करते हुए बिरहवा होता ही नहीं है वहाँ। दूसरे, ये भोजपुरी इलाके की बात मैं बता रहा हूँ। और बिरहा गायक तो ऐसे ऐसे हो गए हैं जो कोई पैसे वाला आदमी आए तो तुरंत बिरहा गा के उसको बना देंगे पात्र और गा देंगे उसके सम्मान में। इससे भी बिरहे का जो पतन है वो हो गया और लगता है कि ये आदमी क्यों आखिर इसका गा रहा है। लेकिन
जब मैं अवधी इलाके में जाता हूँ, अवध क्षेत्र में जाता हूँ, अंबेडकर नगर जाता हूँ, अयोध्या जाता हूँ, या बहराइच की तरफ चला जाता हूँ, बलरामपुर जाता हूँ, सब जगह बिरहे होते हैं और सब भाषा का फ़र्क है। सुल्तानपुर हो चाहे इलाहाबाद में ये रोग है नेताओं और अमीरों वाला, वो पहुँच गया। हैदर अली के चेले और राम कैलाश के चेले और तमाम सारे लोग, राम आधार के अखाड़े का, और उसके अलावा लालजी लहरी के चेले, और ये सब लोग जो है वो सब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। गाज़ीपुर तो उसका एक तरह से मैं समझता हूँ कि पतन स्थली ही बन गया है। अवधी के उस इलाके में जो ठेठ किसानी इलाका है, जैसा कि चंदौली भी है, हरा भरा है, धान के खेत लहरा रहे हैं, वहाँ जब गायक खड़ा होता है तो गाना शुरू करता है, उसके पास आख्यान होते हैं और आख्यान इतने लंबे होते हैं कि पूरी रात वो गाएगा तब भी आख्यान ख़त्म नहीं होगा। और मज़े की बात है, किसान अपने खेतों में काम करके आजीविका चलाने वाले लोग उसको 10 रुपये सम्मान देते हैं, 10 रुपये इनाम देते हैं, तो भी वो बहुत ही आभार के साथ उसको स्वीकार करता है। उसको लगता है कि बहुत बड़ा इनाम है। और मुझे लगता है कि अगर वही चीज़ 10 रुपये का कोई इनाम किसी गायक को चंदौली, बनारस या गाज़ीपुर या बलिया या तमाम सारी जगहों पर कोई किसान देना चाहे, तो गायक ऐसा लगेगा कि वो पैसा फेंक देगा और देने वाले का अपमान कर देगा। ये फ़र्क दो क्षेत्रों में जो बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र हैं, भाषा के कारण से विभाजन हो गया है, लेकिन एक ही भूगोल के क्षेत्र हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आप मुझे स्वीकृति दें जी, एकदम एकदम। तो मैं एक छोटा सा कथानक आपके सामने रखूं। जी 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 बिल्कुल। और उसी से शायद आपके प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। अकबर का दिल्ली दरबार 9 रत्नों से भरा हुआ था। उसमें एक तानसेन जी गायक थे। हालांकि 9 रत्न 9 क्षेत्रों की शोभा बढ़ाते थे, और वैसे कहा जाए तो 9 रस होते हैं। सब अपने अपने रस की भरपाई वहाँ करते थे। शायद सम्राट तत्कालीन उनसे संतुष्ट रहे होंगे। लेकिन जो तानसेन जी थे, जब भी अपना कोई गीत प्रस्तुत करते थे तो कहते थे कि वाह हमारे गुरुजी, अगर इसको हमारे गुरु गाते तो इससे और बेहतर होता। तो अकबर को उत्सुकता हो कि यार ये तुम्हारा गुरु है कौन जो तुमसे भी अच्छा गाता है, तुम ले आओ दरबार में हमारे और यहाँ सुनवाओ हमको भी। तो तानसेन ने कहा कि यही तो मुश्किल है जहाँ अपना, हम आपके दरबारी हैं, हम आपसे बंधे हुए हैं क्योंकि हम आपसे पारिश्रमिक लेते हैं। लेकिन हमारे गुरु किसी को रिझाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं गाते हैं। वो स्वतः अपने को जब मस्त होते हैं अपने आप में, तब उनके भीतर से गाना निकलता है, गीत निकलता है भी नहीं कहेंगे उसे, फूटता है जी। उसको निर्झरनी जैसा बहता है कहते हैं। तो नहीं आएंगे यहाँ। अकबर कहा कि आप प्रयास करके देख लें, हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं अपने गुरु को जितना जानता हूँ मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। जी। तो कम से कम ले चलो कहीं से छिप के, हमको दिखा तो दो उनको गाना गाते हुए। तो दोनों एक दिन गए योजनाबद्ध तरीके से। गुरु एक पहाड़ में, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच, हरिदास जी उनके गुरु का नाम था, आप शायद स्वामी हरिदास जी सब लोग जानते होंगे। और जब वो गाते थे तो अपने प्रभु के लिए गाते थे। जब उनका मन होता था तब गाते थे, जब मन नहीं होता था तो नहीं गाते थे। किसी को खुश करने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं थे। उनको उसके गाने के एवज में कुछ चाहिए नहीं होता है, वो उनके मन की तरंग, हृदय से उठता हुआ तरंग था वो, उनका भाव था वो जी। तो ऐसे थे छिपे हुए। ये लोग छिप के पहाड़ी के ओर से देख रहे हैं और अपने जहाँ रहते थे झोपड़ी में, उससे बाहर निकले और गाने लगे, गाना शुरू कर दिए। जी, जी। जब गाना शुरू कर दिए तो झरझर झरझर कहते हैं
ये कथानक है, हमने भी सुना है, पढ़ा है। जी जी, लेकिन इसका अर्थ है जी जी, इसमें बहुत बड़ा भाव छिपा है जी जी हम लोगों के लिए भी, और जहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जाएगी, जो भी सुनेंगे लोग जी उनके लिए भी, कि जब तक किसी भी विधा को आप कुछ पाने के लिए जोड़ देंगे तो वो विधा वैसे भी विकृत हो जाती है। तो क्या उसमें उसका वो स्वभाव नहीं रह जाता जो आपको उन्मुक्त और स्वच्छंदता प्रदान करता है। क्या भोजपुरी बिरहा के लोगों ने ज़्यादा बाजारू बना दिया इसको? अब हमने अपना उत्तर दे दिया है श्रीमान जी, आप कहाँ तक उसको खुलवाना चाहते हैं? नहीं, फिर भी मैं हमारे चाहूंगा हमसे कि क्या कहलवाना मैं ये चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ कि पहले लोग कहते थे बिरहा जो है, बिरहा बेचने की वस्तु नहीं है, लेकिन बिरहा बेचने की वस्तु नहीं है, ज्ञान बेचने की वस्तु नहीं है। बिरहा और ज्ञान कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जी 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 ज्ञान बेचा नहीं जाता। जैसे ज्ञान को आप बेचेंगे वो ज्ञान नहीं रह जाता। फिर ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। जी, तो जब परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, आपका तो है नहीं वो, आपको मिल गया है। शायद कोई तपस्या रही होगी, इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की रही होगी, मिल गया है। जी 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 अकारण मिल गया है। आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। मुझसे अगर कोई पूछे कि बिरहा के लिए आपने कितना प्रयास किया इसको सीखने के लिए, कौन से स्कूल कॉलेज में गए, मैं कभी बिरहा सीखा नहीं किसी से। यह स्वतः स्फूर्त है जी। और मुझे लगता है कि जो भी कवि हैं या गायक हैं जिनको बहुसंख्यक आवाम सुनता है, ये लोग कहीं सुने नहीं हैं, न कहीं सीखे हैं। इनके भीतर बिरहा का जो विधा है, चाहे वो लिखने का हो चाहे गाने का हो, स्वतः प्रकट हुआ जी है। जी जी। अगर स्वतः प्रकट नहीं होता तो इसके सिखाने के बहुत सारे कॉलेज बने हैं, बहुत सारे। अब तो संगीत के कॉलेज हैं, सिखाया जा रहा है, लेकिन मूर्धन्य कोई निकला आज तक वहाँ से? कोई तानसेन बना? मैं तो तानसेन का उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। संग से सर मार कर पैदा न हुए आसना। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, अब तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं कि शरीर मरण धर्मा है। कब ये हमारा साथ छोड़ दे इसका कोई भरोसा नहीं, और समय कम है हमारे पास। जी। काम तो बहुत है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है कि आप कितना भी कर दें, अंतिम पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं, फिर भी लगता है कि कुछ अभी खाली खाली सा है। जी, यही तो जीवन है। कुछ अभी, यही तो जीवन है। कुछ अभी शेष है। मतलब तृप्ति नहीं मिलती इससे। बिल्कुल। कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो देखिए, हम तो सारा कुछ परमात्मा पे छोड़ते हैं। अब वो जो कहते हैं लिखवा लें, जो मार्गदर्शन में आएगा, उनके प्रेरणा से जो भी आएगा उसका, उनके आदेश का पालन अथवा निर्वहन किया जाएगा। जी, मैं चाहूँगा आखिर में कि आपकी कुछ अस्फुट बिरहों का जो याददाश्त में हैं आपके बिरहे, उनको आप गा सकें तो गाएं, कह सकें तो कहें। आजकल मुझे एक नया शौक आ गया है। क्या बात है, वाह वाह। हालांकि मेरे पास गला तो नहीं है, जैसे ये भी गॉड गिफ्टेड होता है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता। किसी में कुछ विशेषता है, किसी में कुछ विशेषता है। जी। आजकल मैं कुछ गुनगुना रहा हूँ। एक मैं चैनल बनाया हूँ जी 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 यूट्यूब में, कहें कवि जी। तो उसमें कुछ अध्यात्म के विषय में जी अपना ही सूत्र बोल के मैं पहले उसको पिरोता हूँ गीत में, 2 लाइन हो 4 लाइन हो, फिर उसको बोलता हूँ, फिर उसकी व्याख्या कर देता हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता जी, क्योंकि छोटे में ही मैं अपनी बात कह देने का प्रयास करता हूँ। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। जी। तो ऐसे पिछले 2 महीने से मैंने शुरू किया है, क्योंकि लोगों को देखा, और मेरे जो भी बहुत सारे शुभचिंतक लोग, बहुत सारे हमारे करीबी लोग
जो हमको जानते हैं जी। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि कवि जी आप ऐसे यूट्यूब पर भी आ जाएं और एक बड़ा मंच है ये जी। पब्लिक से जुड़ने का। तो मैंने मुझे तो कुछ आता नहीं उस मोबाइल में कैसे क्या, मैं सिर्फ बात करना जानता हूँ। मेरा एक पौत्र है तो वही सब वही पढ़ता है, छोटा बच्चा है जी जी। तो वही शूट करता है, वही यूट्यूब में डालता है, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ। तो एक बिरहा मैंने अभी अभी लिखा है, अब आपका आदेश हुआ है तो मुझे कुछ गुनगुनाना ही पड़ेगा। एक मौनी बाबा का बिरहा हमने लिखा है बालचरण जी के निर्देश पर जी। और इसका शायद रिकॉर्डिंग भी है आगामी 28 तारीख को। तो उस बिरहा में जो हमने, क्योंकि मौनी बाबा का बिरहा है तो मौनी बाबा अध्यात्म का जनक होता है जी। मौनी शब्द ही, क्योंकि अध्यात्म और मौनी एक दूसरे से संबंधित है। जी जी, मौन की भाषा ही अध्यात्म की तरफ जाती है। जी। तो उसमें एक जगह एक भाव आया है तो मुझे भी लगा कि यहाँ ये लिखना चाहिए। तो जिंदगी के सागर में कोई ना किनारा है, कामना की लहरों में काम रूपी धारा है। बैठ गया जो तट पे उसका हाथ खाली है, क्या बात। डूब गया जो जल में वो पाया किनारा। रत्न सारा है। क्या बात। चूँकि सागर को रत्नाकर भी कहा गया, सारे रत्नों का भंडार तो वही है। अब आप किनारे बैठे बैठे आप पूरा जीवन लगा दें कि मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ पा जाऊँगा तो मिलना नहीं है जी। तो भैया ये सागर है, जब तक डूबेंगे नहीं कोई रत्न आएगा नहीं। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। और चूँकि मंच वगैरह पे गाने का मेरा कोई अभ्यास नहीं है। जी जी, जी। चूँकि ये तो 2 लाइन हमने इसलिए सुना दिया कि आपका आग्रह था। बहुत अच्छा, आपने हमारे आग्रह के साथ जो लाइन सुनाई कि बिना डूबे नहीं कुछ मिलेगा, अन बूढ़े बूढ़े तरह जो बूढ़े सो पार। तो आप बूढ़े और पार हों और रत्न भी पाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपके बिरहे अनेक लोग गाएं बालचंद्र भैया के नेतृत्व में, और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।